हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, यह आप लोगों को क्लास 12 एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर है जिससे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये बेसिकली आप लोगों को नीट के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। ओके, और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इससे पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लाइफ स्पैन के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स को जानेंगे। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग इसमें कुछ ही टाइप्स को जानेंगे और कुछ टाइप जो बचेगा उससे हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, यह वीडियो हमारा जो है वो पार्ट 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवों में जनन। ओके, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, यहां से है बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, जिसका फर्स्ट लाइन है हमें लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ना। क्या है? ईच ऑर्गेनिज्म हैज ए डिफरेंट लाइफ स्पैन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट द ऑर्गेनिज्म हैज टू डाई। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है जिसे कंप्लीट करने के बाद प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को डाई यानी मरना पड़ता है। ओके, यहाँ पे है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन क्या है? तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ के बाद यानी जन्म के बाद और मृत्यु से पहले, ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म के बाद और मृत्यु से पहले तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। ओके, वही यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है द पीरियड आफ्टर बर्थ एंड अप टू नेचुरल डेथ। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ के बाद और अप टू नेचुरल डेथ तक, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, एक्सीडेंटल डेथ अलग हो जाएगा। ओके, नेचुरल डेथ तक जो उसका टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। द पीरियड आफ्टर बर्थ एंड अप टू नेचुरल डेथ इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ओके, और ये जो लाइफ स्पैन है यह उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से कोरिलेटेड नहीं है। ओके, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से इसका लाइफ स्पैन कोई भी नाता नहीं रखता है, ये दोनों कोरिलेटेड नहीं है। जैसे अगर बात की जाए कौवे की, ओके, कौवे की उम्र होती है मात्र 20 से 25 साल। ओके, लेकिन कौवे का साइज का होता है तोता। ओके, पैरोट पैरोट का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 140 साल का। तो देखिए, दोनों का जो साइज है वो तो लगभग सेम है, लेकिन जो लाइफ स्पैन है वो देखिए कितना डिफरेंट है, लगभग 3 गुना 4 गुना के बराबर है ना। तो यही लाइफ स्पैन, यही लाइन कहा जा रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो उसके साइज से कोरिलेटेड नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो वैरी करता है। जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं, अमीबा है, कुछ माइक्रोब्स है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन का होता है। ओके, यहाँ पे जो मैंने आप लोग स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं, जिसमें बैक्टीरिया का नंबरिंग छूट गया है। तो नंबरिंग यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, उसका लाइफ स्पैन मायने रखता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 22, लेकिन 23 यहाँ पे है लिखे हुए, क्योंकि बैक्टीरिया का नंबरिंग नहीं दिया हुआ है इसलिए वो, और मे फ्लाई से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जान लिया कि बैक्टीरिया का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? कुछ घंटों से कुछ दिनों का, ए फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। और अगर बात कीजिए मे फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 दिनों का होता है। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है इससे मात्र एक क्वेश्चन आता है नीट की। अगर नीट में बात की जाए तो इस एक चैप्टर से मात्र एक ही क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आप लोग जानते हो कि एक क्वेश्चन नीट में 4 नंबर का होता है ना। तो इसका प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोगों को याद ही रखना है। ओके, क्योंकि 4 नंबर के लिए काफी लोग मरते हैं। 4 नंबर के लिए, 4 नंबर का तो छोड़िए ना, एक अगर मान लीजिए 700 पर सिलेक्शन हो रहा है तो 700 पर भी काफी स्टूडेंट्स है, 700 पर भी 1000 स्टूडेंट्स है, लेकिन उस 1000 में से आपको सिलेक्ट किया जाएगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं क्या, मे फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है मात्र 1 दिन का। ओके, लेकिन जो बटरफ्लाइज होते हैं, ओके, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 से 15 दिनों का होता है। देखिए, बटरफ्लाइज जो होते हैं वो कितने एक तरह से कहिए तो अनमोल क्रिएचर हैं, है ना। प्रकृति में काफी सुंदर जीव हैं। कौन? बटरफ्लाई, जो तितलियां होती है। लेकिन गॉड ने एक तरह से कही तो थोड़ी तो नाइंसाफी की है उनके साथ। इतने सुंदर तो बनाया, ओके, इतना अट्रैक्टिव बनाया, लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन है वो मात्र होता है 1 से 2 सप्ताह का, यानी 7 to 15 डेज का उनका मात्र लाइफ स्पैन होता है ना। आप लोग कुत्ते को देखते होंगे, कुत्ते का तो लाइफ स्पैन होता है ना, काफी सालों तक का होता है। लेकिन क्या दिख रहे हैं, कुत्ते जो नालियों में रहते हैं कुछ थोड़े गंदे लगते हैं, कुछ कुत्ते
हाँ, कुछ कुत्ते जो होते हैं साफ रहते हैं, अच्छे होते हैं, वो कुत्ते वफादार होते हैं, है ना। लेकिन देखते नाली वगैरह में कुछ जाते हैं, लेकिन ये तितलियां फूलों पर बैठती है ना। कितनी सुंदर जगह होती है और सुंदर जगहों पर बैठती है, लेकिन मात्र इसका लाइफ स्पैन होता है 7 से 15 दिन का, है ना। खैर छोड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा फ्रूट फ्लाई, जिसे हम लोग ड्रोसोफिला भी कहते हैं, इसका लाइफ स्पैन होता है 30 डेज का। ओके। फिर मॉस्किटो, देखिए प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन आपको याद करना है ना। एनसीईआरटी का सेकेंड सेकेंड पेज पर, आई थिंक इस चैप्टर का सेकेंड पेज पर ये दिया हुआ है। आप लोगों को उसे कुछ दिया हुआ है, कुछ आप लोगों को पता करके लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जितने लिख लिए हैं सबको आपको याद रखना है। ओके। क्या है फिर फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 30 डेज का होता है। फिर मॉस्किटो, जो हमारे घरों में मच्छर पाए जाते हैं, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 45 डेज का। ओके। फिर क्या है हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खियां होती है, उनका लाइफ स्पैन होता है 76 डेज का। पैडी वीट, जो लोग खेतों से बिलोंग करते हैं, खेतों से बिलोंग करने का मतलब जिनके घरों में खेती होती है होगी, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, वो लोग जानते होंगे कि धान गेहूं की उम्र कितनी होती है ना, उनका लाइफ स्पैन कितना होता होगा। जो लोग जिनके घर में खेती होती है, ओके, वो लोग कमेंट में बताइए कि धान और गेहूं का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है। ऐसे मैंने यहाँ पे बता रखा है कि धान गेहूं का जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 से 6 महीने का होता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा रैट, जो चूहा होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है 4 सालों का। ओके। फिर गोट, बकरियां, बकरियों का लाइफ स्पैन होता है 8 सालों का। ओके। क्रो यानी कौवे, कौवे का उम्र होता है 15 से 20 साल। ओके। डोमेस्टिक कैट एंड डॉग, जो घरेलू कुत्ते और बिल्लियां होती है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो है 22 to 30 ईयर्स, 22 से 30 सालों का। वही मैंने आप लोगों को बताया कि कुत्ते जो है, तो घरेलू तो कुछ ठीक है, लेकिन जो ऐसे रोड पर मिल जाते हैं, आप लोगों को नाली वगैरह में जाते हैं, उनका भी उम्र लगभग वही होता है 20 सालों का। लेकिन जो बटरफ्लाईज हैं कितने सुंदर है, लेकिन मात्र उनका है 7 से 15 दिनों का लाइफ स्पैन, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। रोज, जो गुलाब का पौधा होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है 10 सालों के लगभग। ओके। नेक्स्ट है बनाना, जो केले का पौधा होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है 25 सालों का। ओके। नेक्स्ट है हॉर्स, जो घोड़े होते हैं, उनका लाइफ स्पैन होता है 60 से 65 सालों का। 60 से 65 सालों तक वो घोड़े जीवित रहते हैं या फिर डेड। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ होते हैं, पानियों में, समुद्रों में पाए जाते हैं, उसे उसका लाइफ स्पैन होता है 60 सालों का। एलिफेंट, जो हाथियां होती है ना, हाथी भी देखिए, हाथी कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन होता है कितना, 80 सालों का। और अगर बात की जाए पैरोट की, पैरोट का कितना, 140 सालों का। सोचिए हाथी कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है और तोता छोटा ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज से कोई भी रिश्ता नहीं रखता है, वो दोनों एक आपस में कोई रिलेटेड नहीं है। ओके। फिर है हमारा टोर्टोइज, कछुए, कछुए का लाइफ स्पैन होता है 100 से 150 साल का। बनियान ट्री, बरगद का पेड़, इसका लाइफ स्पैन होता है 200 सालों का। फाइकस रिलीजियोसा, पीपल का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 2000 सालों का, है ना। पीपल के पेड़ काफी बड़े बड़े भी होते हैं। बरगद का पेड़ जो है काफी बड़ा होता है। जो जनरली होता है लाइफ स्पैन वो 200 सालों का। बंगाल में एक पेड़ है, बरगद का एक पेड़ है, बनियान ट्री है, वो काफी सालों से है, काफी बड़ा है, उसका अपना एक अलग सिस्टम बन चुका है, अलग इकोसिस्टम बन चुका है उसका। पेड़ के नीचे लोग जीप में घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उस पेड़ को घूमने के लिए लगभग 2-3 किलोमीटर में वो फैला हुआ है वो पेड़, है ना। वो एक बोटेनिकल गार्डन में है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, कोलकाता बोटेनिकल गार्डन या फिर ऐसे कुछ है, कोलकाता में पड़ता है वो, है ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ बोटेनिकल गार्डन का। फिर सिकोया, जिसे हम लोग रेडवुड ट्री भी कहते हैं, सिकोया जो है सबसे टॉलेस्ट ट्री है। ओके। सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, सिकोया। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 3000 से 4000 सालों तक। और चूंकि इसकी लकड़ियां लाल होती है, रेड होती है, इसलिए इसे कहा जाता है रेडवुड ट्री। नेक्स्ट है लारिया टाइडेंटाटा, लारिया टाइडेंटाटा भी एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 11300 सालों का। सोचिए कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है ये, है ना, कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, कितना बड़ा लाइफ स्पैन है इसका, 11300 साल, है ना। तो अब हम लोग बच्चों जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अब चूंकि लाइफ स्पैन के बारे में पढ़े तो रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। ओके। किसी भी जाति का, चाहे वो मानव जाति हो या फिर किसी, उसकी कंटिन्यूटी को बचाने के लिए, है ना, ताकि ऐसा नहीं हो कि अगर आज बाघ है तो पता चला कि 10 सालों के बाद बाघ का अस्तित्व खत्म हो गया, इसलिए रिप्रोडक्शन कराया जाता है ताकि उनकी स्पेसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आइए हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन को। What is reproduction? Reproduction is defined as a biological process in which any organism produces offspring similar to itself.
रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी यानी संतान की उत्पत्ति करता है। ओके, और किस लिए करता है तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ताकि उस स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना, उसका जो महत्व है ना। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि पहले हम डायनासोर हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है ना। इसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि बाघों की संख्या कम होती जा रही है। तो अभी बाघ है, उसका अस्तित्व है, लेकिन हो सकता है कि आगे अगले कुछ सालों में बाघ का अस्तित्व समाप्त हो जाए। ऐसे से बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो काफी कुछ कर रही है। नेक्स्ट है, अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्शन दो मेथड्स के द्वारा होते हैं, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल मेथड्स। अब बात आती है तो आखिर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे करेगा कि उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो वो डिपेंड करता है उसका इंटरनल फिजियोलॉजी पर और उसके हैबिटेट पर। ओके, उसका आवास कैसा, उसके रहन सहन के जगह कैसे है ना। ऐसा नहीं कि उसे बहुत सारे कंडीशन से होकर गुजरना पड़ रहा हो। उसका इंटरनल फिजियोलॉजी है ना, उसका जैसे ह्यूमन का इंटरनल फिजियोलॉजी जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है ना, काफी बड़ा होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, छोटे ऑर्गेनिज्म है ना। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ओके, एसेक्सुअल मेथड के द्वारा, है ना। अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा यूनिपेरेंटल होंगे, इसके पेरेंट्स हमेशा एक होंगे। लेकिन जो सेक्सुअल मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उसमें यह ऑर्गेनिज्म यूनिपेरेंटल भी हो सकते हैं और बाई पेरेंटल भी हो सकते हैं। यूनिपेरेंटल कैसे होंगे, जैसे फ्लावर्स में कोई ऐसे भी फ्लावर्स होंगे जो आप लोग जानते होंगे वो बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, बाइसेक्सुअल होते हैं। तो अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आप लोग अगले चैप्टर में पढ़िएगा। ओके, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो तो यूनिपेरेंटल ही हुए, लेकिन सेक्सुअल मेथड हुआ, है ना। बाई पेरेंटल जैसा कि हम लोगों में होता है, ह्यूमंस में होता है, कैसे बाई पेरेंटल होते हैं, माता पिता रहते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं। तो कैसे बाई पेरेंटल हो गए, यानी सेक्सुअल मेथड में यूनिपेरेंटल भी हो सकते हैं और बाई पेरेंटल भी हो सकते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा यूनिपेरेंटल होगा। ओके, नेक्स्ट बात की गैमीट्स की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। गैमीट्स मे बी फॉर्म और मे नॉट बी फॉर्म। ओके, बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो इसमें गैमेट्स हमेशा बनते हैं। ओके, एसेक्सुअल में गैमेट्स बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल मेथड में हमेशा गैमेट्स बनेगा। ओके, और अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स अगर बनेंगे तो उनका फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे भी और उनका फ्यूजन भी होगा। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफी लेस टाइम में हो जाता है ना, इसमें काफी कम समय लगता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, काफी अधिक समय लगता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात की जाए तो कितना 9 महीने में होता है रिप्रोडक्शन, है ना, 9 महीने में एक ऑफस्प्रिंग बनता है। ऑफस्प्रिंग का एक अगर बात की जाए तो पर्यायवाची का, तो वो होता है प्रोजनी। ओके, ऑफस्प्रिंग की जगह आप लोग प्रोजनी भी लिख सकते हैं, कई किताबों में प्रोजनी भी लिखा हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें ये यूनिपेरेंटल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम लोग कई टाइप्स में बांटते हैं, जो है हमारा फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे एक है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन को हम लोग इसमें फ्रैगमेंटेशन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ओके, और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आ जाएंगे बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स, यानी इनके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। आर्टिफिशियल मेथड्स में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, इनके द्वारा जो लाइफ स्पैन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजन के बारे में। ओके, फिजन फिजन क्या है? दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन बैक्टीरिया, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम इटीसी। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मेथड जो है वो होता है अमीबा में, पैरामीशियम में और कुछ माइक्रोब्स में होते हैं। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका होता कैसे, ये देखिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई अमीबा है, ओके, अमीबा का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो उस अमीबा का पहले जो सेल है ना, उसमें ग्रोथ होगा, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे उस अमीबा का जो न्यूक्लियस होगा वो बढ़ना चालू करेगा, वो धीरे धीरे उसमें कंस्ट्रिक्शंस लाएंगे, वो दो भागों में बढ़ना चालू हो जाएंगे। ओके, और फिर क्या होगा कि जो वॉल्यूम में वृद्धि हुई थी, ओके, अमीबा की जो वॉल्यूम में वृद्धि हुई थी सेल वॉल्यूम में,
उसमें कंस्ट्रिक्शन पैदा होगा और वो कंस्ट्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसी के दौरान जो न्यूक्लियस है वो भी दो भागों में टूटते जाएंगे, उसमें भी कंस्ट्रिक्शन पैदा होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो जो अमीबा है वो दो भागों में बढ़ चुका होगा, उसके न्यूक्लियस भी दो भागों में बढ़ चुके होंगे और वो दोनों हमेशा इक्वल साइज के होंगे। ओके, दोनों इक्वल डॉटर सेल्स होंगे। वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम लोग क्या, फिजन। ओके, ये फिजन अगर दो भागों में बढ़ता है, दो इक्वल पार्ट्स में अगर बढ़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। ओके, लेकिन एक पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। आप लोग जानते होंगे मलेरियल पैरासाइट के बारे में, आप लोग इसे 8-9 में भी कुछ टीचर्स से बता देते हैं, हालांकि बताने की चीज नहीं है, इसे जानना ही चाहिए कि मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन के द्वारा ही होता है, लेकिन इसमें एक बार में दो से अधिक, है ना, दो से अधिक पार्ट्स में ये टूट जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। ओके, इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। यहाँ पे देखिए फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है कि एक पेरेंट था पहले अमीबा, फिर उसमें उसके कंस्ट्रिक्शन में, उसके बीच में कंस्ट्रिक्शन का निर्माण होते गया, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें वृद्धि होते गया, फिर आगे चल के न्यूक्लियस दो भागों में बट गया और कंस्ट्रिक्शन बढ़ते बढ़ते फिर वो भी दो भागों में बट गया, जिससे दो डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। ये होता है सिर्फ अमीबा में, सॉरी सिर्फ नहीं, या अमीबा में, पैरामीशियम में, कुछ माइक्रोब्स में होते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा मलेरियल पैरासाइट है जिसमें वो कई भागों में बढ़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। ओके, अब हम लोग बच्चों जानते हैं बडिंग। व्हाट इज बडिंग? देखिए, इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो हाइड्रा में और ओबेलिया में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हाइड्रा की बात की जाए तो हाइड्रा के सेंटर पोर्शन से, जो हाइड्रा का मिडिल पार्ट होगा ना, वहां से एक बर्ड निकलता है। ओके, और जो हाइड्रा है उसके टिप पर से टेंटिकल्स निकलते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। वो जो बीच से बर्ड निकला है मिडिल पार्ट से, वो धीरे धीरे ग्रो करते रहता है और फिर वो टूट जाता है और टूट कर वापस वो जमीन पर जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ओके, और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। बर्डिंग का जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो ईस्ट में भी होता है, स्पेशली साइक्लोमाइसिस में। ओके, जिसे हम साइक्लोमाइसिस भी कहते हैं। इन दिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन एट एनी वन एंड ऑफ द सेल। देखिए, हाइड्रा में मैंने आप लोगों को क्या बताया, हाइड्रा में, ओबिलिया में, कि इसके बीच पार्ट यानी मिडिल पार्ट जो है उससे बर्ड निकलेगा, लेकिन जो ईस्ट से होते हैं उसमें क्या होता है ना, एक एंड से ही निकलेगा, एक किनारे से निकलेगा और वही चेन रूप से बनते रहता है। एक किनारे से जैसे ये निकला, फिर उससे ये निकलेगा, फिर उससे वो निकलेगा, तो एक ही एंड से वो निकलते रहता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं चेन बनता है डॉटर सेल्स का, जिसे हम लोग क्लोन भी कहते हैं, है ना। और ये जो बर्डिंग होंगे हमेशा अनइक्वल डॉटर सेल्स में होंगे। जो फिजन था वो हमेशा इक्वल डॉटर सेल्स का निर्माण करेगा, लेकिन जो बर्डिंग होते हैं वो हमेशा अनइक्वल डॉटर सेल्स रहेगा। दोनों में ये डिफरेंस है। फिजन और बर्डिंग में क्या है डिफरेंस है कि फिजन में हमेशा इक्वल डॉटर सेल्स बनेंगे और बर्डिंग में हमेशा अनइक्वल डॉटर सेल्स बनेंगे। ओके, ये थे हमारे बर्डिंग। अब हम लोग जानते हैं फ्रैगमेंटेशन। यहाँ बच्चों फ्रैगमेंटेशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जिसमें इंजरी के द्वारा, कुछ एक्सटर्नल इंजरी हो गए या फिर अपने आप भी वो टूट जाते हैं, जिसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए वो दो भागों में बट गया, तो उसका प्रत्येक जो दो भाग बटा है वो एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा और वो दोनों लाइफ रहेंगे। ओके, अगर वो जो दो भागों में बट रहे हैं, दो के कई भागों में बट रहे हैं, ऐसा नहीं कि दो ही भागों में बटेंगे, जितने भी भागों में बटे, अगर वो एक्सटर्नल इंजरी के कारण हुए, ओके, अगर वो एक्सटर्नल इंजरी के कारण हुए तो उसे हम लोग कह देते हैं रीजेनरेशन। ओके, वही मैंने आप लोगों को बताया था कि रीजेनरेशन को हम लोग फ्रैगमेंटेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अगर वो एक्सटर्नल इंजरी के कारण हुआ तो वो कहलाएंगे हमारे क्या, रीजेनरेशन। लेकिन वो अगर मान लिया जाए कि अपने आप हुआ, ओके, इटसेल्फ, यहाँ वही लिखा इट अकर्स इन फिलामेंटस सेल लाइक स्पाइरोगाइरा, सम एनिमल्स इन लाइक फ्लाइटवर्म, इफ डिवीजन अकर्स इटसेल्फ एंड स्पॉन्टेनियसली, अगर वो अपने आप हुआ तो वो कहलाता है फ्रैगमेंटेशन। लेकिन वो अगर एक्सटर्नल इंजरी के कारण हुआ तो वो क्या कहलाता है, रीजेनरेशन। जैसे अगर फ्लाइटवर्म की बात की जाए, जो प्लेनेरिया होते हैं, उसको आप लोग जितने भागों में काटिएगा ना वो एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, है ना। तो यहाँ तक बच्चों था ये हमारा पार्ट 1, यहीं तक रहेगा। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो उससे कमेंट
कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा।